हाय फ्रेंड्स, आप सभी के फिर से एक नई वीडियो पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 10 के बच्चों के लिए सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर लेकर आ चुके हैं, वो भी 2022 के। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के माध्यम से 2022 के मॉडल पेपर को सॉल्व करेंगे और इसका A to Z सॉल्यूशन आपको इसी वीडियो के माध्यम से मिलने वाला है। बहुत से बच्चे चैनल पर ये कमेंट कर रहे थे कि सर आप विज्ञान का मॉडल पेपर करवाते हो, सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर कब लेके आ रहे हो। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से लो भाई, मैं आप सभी के लिए सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर, वो भी A to Z बोर्ड एग्जाम के कॉपी पर के लिख करके लेके आया हूँ कि किस तरीके से मॉडल पेपर को हल करना है। एक एक सवाल को बहुत ही अच्छे ढंग से इसमें समझाया गया है और अगर आप इस वीडियो को देख लेते हो तो बोर्ड के पेपर में आप आसानी से 90% स्कोर कर पाओगे। और साथ ही साथ आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा कि मानचित्र किस तरीके से भरना है, ठीक ना। देखो, मैं आप सभी को मानचित्र लेकर आया हूं और इस पे किस तरीके से मानचित्र भरना है आप सभी के इस वीडियो के माध्यम से पूरा का पूरा यहाँ पे A to Z यहाँ पे इसका सलूशन मिल जाएगा। वीडियो को बस खाली एंड तक देखते रहो, उसके पहले वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में सारे बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। चलिए आज की धमाकेदार वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको काम क्या करना है वो मैं आप सभी को बता देता हूँ। जो आपका टाइम मिलता है 3 घंटा 15 मिनट का, पेपर को ध्यानपूर्वक केयरफुली आपको 15 मिनट पढ़ना है। उसके बाद 3 घंटा में आपको पेपर को हल करना है। यहाँ पे 70 नंबर यहाँ पे इसी पेपर से मिल जाएंगे और 30 नंबर के लिए आपको स्कूल जाना पड़ेगा, ठीक ना। और यहाँ पे कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं। सबसे पहले मैं बता दे रहा हूँ, जितने भी यहाँ पे नोट और दिशा निर्देश दिए गए हैं ध्यानपूर्वक सावधानी से पढ़ के इसको करना है कि किस खंड में कितने क्वेश्चन को हल करना है। आपको क्वेश्चन पूरा आएगा, मैं बता दूंगा आपको क्वेश्चन पूरा आएगा, लेकिन आपको समझना होगा कि किन किन क्वेश्चनों को करना है। तो चलिए आज की इस वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे करेंगे खंड क को, ठीक, जो कि आपका बहुविकल्पी प्रश्न होने वाला है। 6 क्वेश्चन ध्यानपूर्वक इसका निर्देश पढ़ेंगे, उसके बाद इसका आंसर अपने आंसर शीट में लिखेंगे। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के लिए दिए गए 4 विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर अपने उत्तर पुस्तिका में लिखिए। क्या करना है, अपने आंसर शीट में क्या करना है, इसका आंसर लिखना है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, फर्स्ट नंबर कि बेल्जियम मॉडल की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है। तो इसका राइट आंसर बन जाएगा सत्ता में सभी जाति समूहों की साझेदारी। क्या बनेगा इसका राइट आंसर, पहला ऑप्शन का पहला क्वेश्चन का पहला ऑप्शन। तो खंड का यहाँ पे लिखना है आंसर शीट में और यहाँ पे लिख देना बहुविकल्पीय प्रश्न। क्या लिखोगे, बहुविकल्पीय प्रश्न। उसके बाद यहाँ पे कौन सा करो, पहला का, और पहला का कौन सा ऑप्शन सही है, तो क वाला, सत्ता में सभी जातीय समूहों की साझेदारी। ठीक, इस तरीके से आपका यहाँ पे पहला क्वेश्चन हल करना है। समझ गए बात को। अब चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि महात्मा गांधी ने किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था। तो ये आपका राइट आंसर बनेगा कौन सा, चौरी चौरा कांड। यहाँ पे आपका यहाँ पे ऑप्शन है सेकंड पेज में, देख लो पूरा का पूरा यहाँ पे A to Z यहाँ पे इसको हल करेंगे। चौरी चौरा कांड के बाद वहाँ पे बंद कर दिए थे, तो इसका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर घ। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर घ। इसी तरीके से आपको पेपर में लिखना है, सेकंड नंबर आंसर घ नंबर और यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे कॉपी कर देना, चौरी चौरा कांड, इस तरीके से। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि 1861 ईस्वी में संयुक्त इटली का शासक कौन बना था। तो वो बना था आपका विक्टर इमैनुअल सेकेंड। विक्टर इमैनुअल सेकेंड को क्या करेंगे, तीसरा का ग ऑप्शन, विक्टर इमैनुअल सेकेंड। इस तरीके से आपको भरना है। अगला क्वेश्चन कि हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने की थी। तो हिंद स्वराज जो पुस्तक थी इसकी रचना किए थे महात्मा गांधी ने। तो चौथा का ऑप्शन यहाँ पे थर्ड सही हो जाएगा, महात्मा गांधी। इस तरीके से आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन कि जर्मनी का एकीकरण किस युद्ध के बाद हुआ था। तो जर्मनी का एकीकरण हुआ था आपका फ्रांस प्रथा युद्ध के द्वारा। किस युद्ध के द्वारा, फ्रांस प्रसा युद्ध के द्वारा। और ऑप्शन नंबर आपका बहुत सही है, ठीक ना। अब अगला क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इस मॉडल पेपर को तैयार कर लेते हो तो बोर्ड के पेपर में आप आसानी से 90% स्कोर कर पाओगे, ठीक ना। भाषाओं को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में रखा गया है। तो ये आपकी रखा गया 8वीं सूची में। किस सूची में, 8वीं सूची में। तो छठवां का यहाँ पे राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ग, 8वीं सूची के अंतर्गत भारतीय भाषाओं को रखा गया है। अब यहाँ पे हम करेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अति लघु उत्तरीय प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि गांधी जी द्वारा चलाए गए 2 सत्याग्रह आंदोलनों का उल्लेख करिए। उल्लेख मतलब आप उसका नाम लिख दीजिए, आपका 2 नंबर मिल जाएगा, ठीक ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, सबसे पहले यहाँ पे देखो क्या बोला जा रहा है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न यहाँ पे लिखना है।
उसके बाद यहाँ पे लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या 7। और गांधी जी के द्वारा जो 2 सत्याग्रह चलाए गए थे, सबसे पहला का नाम है चंपारण सत्याग्रह, ठीक। और ये जो सत्याग्रह हुआ था सन 1917 ईस्वी के दौरान हुआ था, ठीक। और उसके बाद सेकंड जो सत्याग्रह हुआ था खेड़ा सत्याग्रह उसका नाम है, और ये सत्याग्रह होता है आपका 1918 ईस्वी के दौरान, ठीक। इस तरीके से आपको प्रश्नोत्तर संख्या 7 का आंसर देना है। आप चाहे तो इसमें 1-2 लाइन लिख भी सकते हैं अगर आप सभी को याद है, वरना आप इसी तरीके से छोड़ दोगे, आपका 2 नंबर मिल जाएगा, ठीक ना। अब यहाँ पे देखो अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि लोकतांत्रिक शासन क्यों लोकप्रिय माना जाता है। 2 कारण आप लिखिए। लोकतांत्रिक शासन क्यों लोकप्रिय माना जाता है, इसके रीजन लिखना है, इसका रीजन लिखना है। तो इसका रीजन इस तरीके से लिखना है, देखो समझ लो कि पहला रीजन कि सभी व्यक्ति को समान अधिकार होता है। देखो भारतीय संविधान के अनुसार सभी व्यक्ति को, चाहे वो छोटा जाति हो या बड़ा जाति का, सबका अधिकार सबका समान जाति का है, ठीक ना, इस तरीके से। और अगला मेन रीजन है इसका कि व्यक्ति को सामाजिक, राजनीतिक तथा धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करती है, ठीक ना, इस तरीके से। कोई छोटे जाति का है वो भी चुनाव लड़ेगा, वो भी अपना हक लेगा, और कोई बड़ा जाति का है वो भी अपना चुनाव लड़ सकता है, वो भी अपना हकदार है, ठीक ना, इस तरीके से। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है इजीली, ये भारत के संविधान में लिखा गया है। तो ये आपका होता है लोकतांत्रिक, इसी 2 महत्वों की वजह से लोकप्रिय माना गया है। समझ गए बातों को। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन कि भारत की उत्तरी पूर्वी सीमा पर 2 लोकतांत्रिक देशों के आप नाम लिखो। तो भारत के उत्तरी पूर्वी सीमा पर कौन कौन से 2 आपके देश हैं, राज्य का नाम नहीं लिखना है, देश का नाम लिखना है। तो सबसे पहले एक पश्चिम बंगाल आ जाएगा, नेपाल आ जाएगा, ठीक। या यहाँ पे लिख दोगे भूटान भी लिख सकते हो, ठीक ना। पश्चिम बंगाल की जगह भी तो आपका राज्य आ जाएगा, ठीक ना। क्या करोगे यहाँ पे भूटान भी लिख सकते हो, चाइना भी लिख सकते हो, ये आपके मेन राज्य मतलब कि देश हो गए, ठीक ना। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन जो है आपका कि लघु उत्तरीय क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक ना, दोनों को करना है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि मारियान और जर्मेनिया कौन थी, उनको चित्रित करने का मेन रीजन क्या है, इसको आप कर दो, या कर दो इसको कि रॉलेट एक्ट क्या था, गांधी जी ने इस एक्ट का विरोध किस प्रकार किया। तो रॉलेट एक्ट जो आपका होता है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल और हर बार ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। चलिए मैं आपको रॉलेट एक्ट के बारे में बता देता हूँ, लेकिन इस क्वेश्चन को भी आप तैयार करके जाना, बोर्ड के पेपर में सीधा यही क्वेश्चन छपेंगे। तो रॉलेट एक्ट क्या होता है इसके बारे में हम यहाँ पे लिखेंगे कि सन 1919 ईस्वी में पारित एक ऐसा कानून होता है जिसमें भारतीयों पर किसी तरह के मुकदमे चलाए बिना शंका के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता है, ठीक ना। जो भी इंडियन लोग थे उनको क्या कहा जाता था, शंका के आधार पर उन्हें गिरफ्तार करके काले पानी की सजा तक भी दे दी जाती थी। ये आपका होता था रॉलेट एक्ट, और इसका विरोध गांधी जी के द्वारा किया गया था, ठीक ना। और किस तरीके से किया गया था उसको अपने आंसर शीट में लिखना था। और यहाँ पे देखो अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि वर्तमान लोकतांत्रिक व्यवस्था की किन्हीं 3 चुनौतियों का उल्लेख करिए। तो यहाँ पे देखो लोकतांत्रिक, तो सबसे पहले यहाँ पे समझो कि वर्तमान लोकतांत्रिक व्यवस्था की 3 चुनौतियां कौन कौन सी है, पहले आप उसको समझ लो, समझो। यहाँ पे देखो, देखिए कि शासन के विभिन्न अंगों के बीच बंटवारा, ये आपका पहला हेडिंग हो गया। सेकंड आप लिखोगे चुनौती कि सरकार के विभिन्न स्तरों का बंटवारा। फिर थर्ड चुनौती आ जाएगी कि विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच बंटवारा। 3 चुनौतियां हो गई, और तीनों के बारे में 2-2 लाइन 3-3 लाइन लिख देना, आप आसानी से नंबर स्कोर कर पाओगे, ठीक। अगला क्वेश्चन ये है कि लोकतंत्र में उत्तरदायी शासन एवं पारदर्शिता आवश्यक है, इसके पक्ष में अपना मत स्पष्ट करिए। तो देखिए इसका आंसर आप इस तरीके से दे पाएंगे, अगर कोई भी लोकतंत्र है अगर उसमें पक्ष और विपक्ष और पारदर्शिता तरीके से कोई काम ना हो तो फिर वो काम गड़बड़ हो जाएगा, आप दुनिया की नज़र में गलत बन जाओगे। इस तरीके से हमारा लोकतांत्रिक व्यवस्था इंडिया का बहुत ही सुनहरा है और बहुत ही अच्छा है, ठीक ना, पारदर्शी है, इसके पक्ष में अपना पॉजिटिव मत यहाँ पे दे देना, ठीक ना। अब यहाँ पे देखो अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन में कि अंतर आर्थिक विनिमयों यानी कि विनिमयों में 3 तरह की गतिविधियों का या गतियों का या प्रवाहों का उल्लेख करिए और अपने उत्तर की पुष्टि करते हुए उत्तर इसका उपयुक्त एग्जाम्पल के साथ इसका लिखिए। तो देखो अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय किस तरीके से, जैसे मान लो इंडिया से पाकिस्तान सामान गया, चाइना से आया, फिर बांग्लादेश से गया, फिर आया, इस तरीके से क्या होता है, ये सब क्या हो गए अंतर्राष्ट्रीय
आर्थिक विनिमय हो गए। और इसके साधन कौन कौन से किस तरीके से हो पाएंगे? तो देखो इसका साधन होता है मान लो सड़क द्वारा, रोडवेज के द्वारा, ठीक ना, फिर बंदरगाहों के द्वारा, ठीक ना, जहाज़ों के द्वारा, ठीक, वायुयान के द्वारा। इस तरीके से क्या होता है, पानी के जहाज़ों के द्वारा हम ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, ठीक ना। इस तरीके से इसका मेन रीजन आपको लिख देना है। अब यहाँ पे देखो प्रथम विश्व युद्ध के बाद आई आर्थिक महामंदी का क्या कारण था, किन्हीं दो को स्पष्ट करो। उसके बारे में यहाँ पे लिख देना, या तो ये कर देना या तो ये कर देना। अब यहाँ पे देखो इसको मैं समझाता हूँ कि सत्ता की साझेदारी का अर्थ क्या होता है, ठीक, यह क्यों आवश्यक है, किन्हीं दो कारणों का उल्लेख करना है। तो यहाँ पे देखो प्रश्नोत्तर संख्या 13 और सत्ता की साझेदारी हेडिंग लगाओगे, और इसमें क्या क्या लिखना है ये समझ लो सबसे पहले, ठीक ना। इसको आप समझ लो कि किसी देश में शासन करने की शक्ति का समाज के अलग अलग समुदायों, वर्गों या लोगों में बंटवारा सत्ता की साझेदारी कहलाता है। क्या कहलाता है? सत्ता की साझेदारी। फिर से पढ़ते हैं कि किसी देश में शासन करने की शक्ति का समाज के अलग अलग समुदायों, वर्गों या लोगों में बंटवारा सत्ता की साझेदारी कहलाता है। समझ के बातों को। मान लो कोई भी कानून है, हर वर्ग के, हर लोग पे, हर समुदाय पे एक समान और एक भेदभाव में काम करेगा, ठीक ना। इस तरीके से वो आपका क्या हो जाता है, सत्ता की साझेदारी। और यह क्यों आवश्यक है? यह इसलिए आवश्यक है क्योंकि सबका समान रूप से अधिकार प्राप्त हो सके। समझ रहे बातों को, कोई किसी के साथ गलत बिहेव ना कर सके। और इसका मेन रीज़न क्या है? इसका मेन रीज़न है कि समान अधिकार प्राप्त ना होना और भेदभाव, इसलिए सत्ता की साझेदारी आवश्यक है। समझ गए। अब यहाँ पे सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड के पेपर में 5 नंबर के क्वेश्चन पूछ जाएंगे, और बहुत से बच्चे इसको लेकर के मतलब कि कन्फ्यूजन में रहते हैं कि मानचित्रकार क्यों कैसे किया जाता है। लेकिन उसके पहले हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि संघवाद का अर्थ क्या होता है, ठीक। हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि संघवाद का अर्थ होता क्या है। तो चलो मैं आप सभी को यह बता देता हूँ कि संघवाद का अर्थ क्या होता है। तो संघवाद एक ऐसा शासन होता है जिसमें एक ही समय में 2 से अधिक सरकारें काम करती है, वो आपका होता है संघवाद, ठीक। और संघवाद के 2 मेन यहाँ पे रीजन लिख दोगे कि 2 स्तरीय शासन व्यवस्था, उसके बाद लिख दोगे कि शक्तियों का बंटवारा, प्रत्येक स्तरीय शासन का अपना अलग अलग शक्ति होगा, इसलिए शक्तियों का बंटवारा हो जाएगा, कठोर संविधान हो जाएगा, शक्तिशाली न्यायपालिका हो जाएगा, वित्तीय स्वायत्त हो जाएगा, एकीकृत न्यायपालिका हो जाएगा, केंद्रीकृत संघवाद हो जाएगा। इस तरीके से आपको केवल 2 या 3 ही के बारे में विशेषता इसका लिखना है, संघवाद के बारे में। समझ गए। अब चलो मानचित्र संबंधी प्रश्नों को हल करते हैं, और इसको हम लोग करेंगे किस पे? तो इसको करेंगे हम मानचित्र पे। लेकिन बहुत से बच्चे ये कन्फ्यूजन में रहते हैं कि मानचित्र कैसे किया जाता है, ठीक ना। बहुत से बच्चों को मानचित्रकारी करने नहीं आता है। तो देखो बोर्ड के पेपर में आपको 2 तरह के मैप मिलेंगे, एक पार्ट बी का मिलेगा, एक पार्ट ए का मिलेगा। तो पार्ट बी वाला 28 नंबर क्वेश्चन रहेगा, और पार्ट ए वाला आपका 14 नंबर क्वेश्चन को हल करना होता है। उसके पहले आपको समझना होगा कि मानचित्र भरने से पहले आपको यहाँ पे अपना रोल नंबर भरना होगा, ठीक। यहाँ पे एक हिंदी में, एक यहाँ पे वर्ड में भर देना, कोई दिक्कत ना है, ठीक ना। रोल नंबर यहाँ पे भर दोगे तो एग्जामिनर समझ जाएगा आपका ही ये कॉपी है। उसके बाद करना क्या है, इसको हल कैसे करेंगे। तो चलो मैं आप सभी को सिखाता हूँ कि किस तरीके से मानचित्र भरना है। सबसे पहले हम मानचित्र वाले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या बोला जा रहा है इसका निर्देश पढ़ते हैं। निम्नलिखित स्थानों को भारत के रेखा मानचित्र में बिंदु चिन्ह के द्वारा नाम सहित दर्शाइए। सही नाम व सही अंकन हेतु आधा आधा नंबर अंक निर्धारित हैं। जिससे मान लो कि वह स्थान जहां जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो अगर आप इस स्थान का नाम अगर सही लिख दोगे तो आपका आधा नंबर, और इस स्थान को आप मैप में दर्शा दोगे तो आपका आधा नंबर मिल जाएगा। समझ रहे बातों को। तो चलो मैं समझाता हूँ कि किस तरीके से करना है। तो वह स्थान जहाँ जालियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ था, वो हुआ था आपका पंजाब के अमृतसर में। पंजाब में हुआ था, कहाँ पे? तो अमृतसर में हुआ था। तो इसको करने का तरीका यहाँ पे समझो। प्रश्नोत्तर संख्या 14 और मानचित्रकार यहाँ पे लिख दो, और यहाँ पे लिख दो क, और क का आंसर हो जाएगा पंजाब में के अमृतसर में, ठीक। इस तरीके से आप आधा नंबर पा गए। लेकिन आधा नंबर और पाने के लिए आपको इस मानचित्र का हिंट लेना पड़ेगा। इस मानचित्र में आपको समझना पड़ेगा कि मानचित्र में पंजाब कहाँ पे है।
तो पंजाब की आप कहाँ पे, दिल्ली के साइड में है, यहाँ पे ये आपका दिल्ली होता है और दिल्ली के जस्ट यहाँ पे पास में आपका पंजाब पड़ता है। और यहाँ पे लिख दोगे पंजाब, क्या लिखोगे पंजाब, और पंजाब के यहाँ पे पॉइंट चिन्ह द्वारा यहाँ पे क का आंसर लिख दोगे इस चिन्ह द्वारा। ठीक, क का यहाँ पे आंसर हो जाएगा पंजाब और यहाँ पे बिंदु दर्शा दोगे। आप आधा नंबर यहाँ से ही पा गए। ठीक, अब देखो अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है उसको समझते हैं। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि वह स्थान जहाँ से गांधी जी ने नमक बनाना प्रारंभ किया था, तो उस स्थान का नाम है अहमदाबाद। कहाँ पे है, अहमदाबाद। और अहमदाबाद कहाँ पे है, तो गुजरात में है। कहाँ पे है, गुजरात में है। तो अहमदाबाद लिख दिए तो आधा नंबर, और यहाँ पे मैप में दर्शा दो अहमदाबाद। तो ये आपका पड़ता है कोलकाता, यहाँ पे कहाँ पे, यहाँ पे। ठीक, ये आपका गुजरात का एरिया है। तो यहाँ पे लिख दो गुजरात, पॉइंट द्वारा दर्शा दोगे ख के यहाँ पे आंसर गुजरात, गुजरात, या लिख दो अहमदाबाद। क्या लिख दो, अहमदाबाद, अहमदाबाद। इस तरीके से यहाँ पे लिख देना है। आधा नंबर यहाँ से ही पा गए। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वह स्थान जहाँ नील की खेती करने वाले किसानों ने आंदोलन किया। तो ग का यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका बिहार के चंपारण जिले में। कहाँ पे हुआ था, बिहार के चंपारण जिले में। और बिहार कहाँ पे है, यूपी के नज़दीक में है। कहाँ पे है, यूपी के नज़दीक में है। तो इधर आपका यूपी पड़ता है और यहाँ पे आप लिख दोगे बिहार। कहाँ पे लिख दोगे, बिहार। ठीक, इस तरीके का। ठीक, चंपारण जिला लिख देना। ठीक, अब यहाँ पे देखो इसको पॉइंट चिन्ह द्वारा दर्शा देना। अब अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं इसको समझ लेते हैं कि वह स्थान जहाँ सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह किया। तो ये आपका पड़ता है गुजरात में, यानी कि अहमदाबाद में ही। तो इसका भी यहाँ पे घ का आंसर भी क्या हो जाएगा, अहमदाबाद। यहाँ पे लिख दोगे घ के यहाँ पे पॉइंट चिन्ह द्वारा दर्शा दो अहमदाबाद गुजरात। ठीक, अब अंग का कि वह स्थान जहाँ दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। तो हुआ था कहाँ पे, आपका कोलकाता में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, कोलकाता में। तो कोलकाता यहाँ पे कहाँ दर्शाओगे, यहाँ पे गुजरात के जस्ट यहाँ पे इस वाले एरिया में। ठीक, तो कोलकाता में, कोलकाता यहाँ पे लिख देना। ठीक ना, ये अंग का यहाँ पे आंसर कोलकाता अपने उत्तर पुस्तिका में यहाँ पे लिख देना, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से आपको पूरे के पूरे पेपर को हल करना है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस खाली हम खंड क को हल करेंगे और आगे आने वाले वीडियोज के माध्यम से हम खंड ख के प्रत्येक प्रश्न को इसी माध्यम से लिख करके दिखाएंगे और अपने उत्तर पुस्तिका में किस तरीके से लिखना है वो भी आपको समझाएंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके साथ में सारे बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।